Hello students, now next topic is absorption of gamma rays with matter or absorption or attenuation coefficient. Gamma radiations क्या है? These are the radiations which emits when a nucleus makes transition from higher energy state to lower energy state. और गामा रेडिएशंस बहुत ही हाई एनर्जी रेडिएशंस हैं जिनकी वेवलेंथ बहुत ही कम है, हैविंग शॉर्टर वेवलेंथ. जब भी गामा रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो हमने पहले भी ये स्टडी किया है कि किन मैकेनिज़म्स के थ्रू ये एनर्जी लॉस करते हैं, रेडिएशंस एब्जॉर्ब होती हैं मटेरियल में. तो ये जो मैकेनिज़्म थे ये फर्स्ट क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देन कॉम्पटन इफेक्ट एंड लास्ट वन वाज द पेयर प्रोडक्शन. तो डिपेंडिंग अपॉन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन और आपने कौन सा मटेरियल चूज़ किया, उसका क्या एटॉमिक नंबर है, अकॉर्डिंगली किस मोड के थ्रू एब्जॉर्प्शन होगा मटेरियल में, ये उस पर डिपेंड करेगा. तो गामा रेडिएशंस क्या है, जब भी मैटर में से पास करते हैं तो उनकी इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है. तो इसे समझने के लिए हम सपोज एक स्लैब कंसीडर कर लेते हैं मटेरियल की जो चूज़ कर रहे हैं किस तरह से कि ये गामा रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले. और इस स्लैब पर अगर आई नोट इनिशियल इंटेंसिटी है जो इंसिडेंट कराई गई है इस मटेरियल पे, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पास करने के बाद ये इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है. सपोज़ ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है बीम ने, ये एक्स डिस्टेंस है, और आफ्टर ट्रैवलिंग एक्स डिस्टेंस इनसाइड दिस मटेरियल स्लैब जो इंटेंसिटी है वो आई हो जाती है, रिड्यूस हो रही है. तो अब हमें ये देखना है कि किस तरह से ये इंटेंसिटी रिड्यूस होगी, कौन सा मटेरियल चूज़ करें, या अगर जो मटेरियल चूज़ किया गया है उसकी कितनी थिकनेस हो कि ये गामा रेडिएशंस को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर ले. क्योंकि गामा रेडिएशंस क्या हैं, बहुत ही हाई एनर्जी रेडिएशंस हैं और ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही हार्मफुल भी हैं. तो हमें क्या करना पड़ता है, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स के साथ डील करने के लिए या रेडियो एक्टिविटी से एमिट होने वाली जो गामा रेडिएशंस हैं इनसे प्रोटेक्शन के लिए हमें शील्ड करना पड़ता है इन रेडिएशंस को. तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली हम कौन सा ऐसा मटेरियल चूज़ करें कि हम इन रेडिएशन से क्या हो जाए, प्रॉपरली शील्ड कर पाएँ खुद को. तो हमने क्या चूज़ किया, एक मटेरियल स्लैब चूज़ की है और इस पर आई नोट इंटेंसिटी इनिशियली इंसिडेंट की गई है इस मटेरियल स्लैब पर, और एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद इनिशियल इंटेंसिटी आई रह जाती है, मींस इंटेंसिटी रिड्यूस हो रही है. तो इसे समझने के लिए हम सपोज़ इस मटेरियल स्लैब में एक स्मॉल थिकनेस कंसीडर करें कि सपोज़ ये थिकनेस क्या है, डी एक्स थिकनेस है. तो इस डी एक्स थिकनेस को क्रॉस करने के बाद इंटेंसिटी क्या कर रही है, रिड्यूस हो रही है. सपोज़ ये डी आई अमाउंट से रिड्यूस हो जाए कि अगर हम ये स्ट्रिप कंसीडर करें तो इस स्ट्रिप के लिए इनिशियल क्या होगी, आई होगी. बट अगर हम इस तरफ देखें तो यहाँ के लिए इनिशियल इंटेंसिटी आई नोट होगी. तो आप इस स्ट्रिप के कॉरस्पॉन्डिंगली देखें कि अगर इतनी डी एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाए कितने अमाउंट से, डी आई अमाउंट से, तो जो यहाँ से बाहर आएगी इस पोजीशन तक, जो इसे डी एक्स को क्रॉस करके बाहर जो इंटेंसिटी आएगी वो क्या होगी, आई माइनस डी एल. तो आप ये देखें कि जो इंटेंसिटी है वो इस डी एक्स में स्ट्रिप के साथ इंटरेक्ट होने के बाद किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी. तो चेंज इन इंटेंसिटी आफ्टर पासिंग थ्रू दिस मटेरियल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कि इनिशियल इंटेंसिटी कितनी थी, यहाँ इनिशियल इंटेंसिटी कितनी है, आई. और इसी के साथ ये किस पे डिपेंड करेगा कि हमने ये डी एक्स कितना चूज़ किया. अगर सपोज थोड़ा ज़्यादा होता तो एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होता. तो डी आई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डी एक्स के, कि हमने कितनी थिकनेस का मटेरियल चूज़ किया. तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो ये क्या बन जाएगा, दैट डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ गामा रेडिएशंस विल बी प्रोपोर्शनल टू इनिशियल इंटेंसिटी इनटू में थिकनेस ऑफ मटेरियल. और इंटेंसिटी रिड्यूस हो रही है इसीलिए हम इसके आगे नेगेटिव साइन लगा देते हैं. तो अब यहाँ से आप देखिए कि अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया जाए तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा विच इज़ म्यू आई डी एक्स. अब यहाँ म्यू क्या है, म्यू इज़ द लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट. ये क्या है, लीनियर एब्जॉर्प्शन
कोफिशिएंट है कि किसी भी मटेरियल की पर यूनिट पाथ लेंथ कितनी एबिलिटी है कि वो गामा रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले। तो अब अगर इसे फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से डी आई, यहाँ से आई को नीचे ले आइए, आई इज इक्वल्स टू म्यू डी एक्स के इक्वल आ जाएगा। अगर हमने यहाँ एक स्मॉल स्ट्रिप कंसीडर की थी, अगर हम कंप्लीट थिकनेस कंसीडर करें स्लैब की, कि सपोज अगर इसकी कंप्लीट थिकनेस हम ये मान लें कि ये इस पूरी स्लैब की जो थिकनेस है वो टी के इक्वल है, तो अब यहाँ इंटीग्रेट कीजिए कि अगर डी आई ओवर आई का इंटीग्रेशन करें फ्रॉम इन आई नॉट टू आई, क्लियर। सो इसके कोरस्पॉन्डिंगली यहाँ क्या आएगा म्यू डी एक्स, तो इसे कंप्लीट थिकनेस के लिए अगर इंटीग्रेट करें तो ये क्या आएगा 0 टू टी इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ से इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल ऑफ इंटेंसिटी का क्या आएगा, log ऑफ आई चेंजेस फ्रॉम आई नॉट टू आई इज इक्वल्स टू माइनस म्यू टी आ जाएगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, और जब आप लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ टी आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पुट कीजिए तो ये आ जाएगा एल एन आई माइनस एल एन आई नॉट इज इक्वल्स टू माइनस म्यू टी। तो इसे क्या लिख सकते हैं, एल एन आई ओवर आई नॉट इज इक्वल्स टू नेगेटिव माइनस म्यू टी। तो यहाँ से आई किसकी इक्वल आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू एल एन को इधर ले जाएंगे तो ये आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस म्यू टी के इक्वल आ जाएगा। तो ये क्या शो कर रहा है कि जो इंटेंसिटी है वो किस तरह से रिड्यूस हो रही है, इट्स रिड्यूसिंग एक्सपोनेंशियली विद पेनिट्रेट, जैसे ही वो पेनिट्रेट कर रही है मटेरियल में उसके कोरस्पॉन्डिंगली एक्सपोनेंशियली रिड्यूस हो रही है। आप यहाँ एक्सपोनेंशियल की पावर में देखिए क्या है, यहाँ थिकनेस है और एक म्यू टर्म क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, और यहाँ इस तरफ इंटेंसिटी की यूनिट है, तो इट मीन्स इस तरफ भी इंटेंसिटी की यूनिट होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा, ये वाली टर्म जो है इनकी यूनिट कैंसिल होनी चाहिए, मीन्स ये टर्म क्या होनी चाहिए, यूनिटलेस। तो आप यहाँ से देखिए कि टी अगर थिकनेस की जो यूनिट हम देखें कि अगर सेंटीमीटर हो सपोज, तो इट मीन्स म्यू की क्या होनी चाहिए 1 ओवर सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए म्यू की जो यूनिट होती है दैट इज़ लेंथ इनवर्स, क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ लेंथ के इक्वल होती है। तो यहाँ से हमें क्या इक्वेशन मिल गई कि अगर इनिशियल आई नॉट इंटेंसिटी है और म्यू जो मटेरियल चूज़ किया गया है उसका लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है और टी थिकनेस है, तो किस तरह से एक्सपोनेंशियली इंटेंसिटी रिड्यूस होगी आफ्टर ट्रेवर्सिंग टी थिकनेस फॉर दिस मटेरियल। तो अगर हम इसे ड्रॉ करें तो ये ग्राफ किस तरह से आएगा, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ अगर आप इसे ड्रॉ करेंगे तो ये क्या आएगा, इंटेंसिटी विल गो ऑन एक्सपोनेंशियली रिड्यूसिंग विद द थिकनेस। तो जैसे जैसे थिकनेस इंक्रीज होगी और आप इस तरफ इंटेंसिटी कंसीडर कीजिए, तो सपोज आई नॉट इनिशियल इंटेंसिटी है तो ये क्या होगी, एक्सपोनेंशियली रिड्यूस होगी। क्लियर। तो इस तरह से गामा रेडिएशंस क्या होती हैं, मैटर में एक्सपोनेंशियली एब्जॉर्ब हो रही हैं, और किन मैकेनिज़्म के थ्रू होंगी ये किस पे डिपेंड करेगा कि कौन कितनी फोटोन की एनर्जी होगी। इसी के साथ आप यहाँ से देखिए कि सपोज अगर इस टर्म को हम यूनिटी कर दें तो ये इक्वेशन किसके इक्वल आ जाएगी, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट इनटू में ई माइनस 1। इसका मतलब क्या है, म्यू टी को हमने क्या ले लिया, 1 के इक्वल ले लिया। तो यहाँ म्यू किसके इक्वल आ जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ थिकनेस के इक्वल आ जाएगा। क्लियर। यहाँ से i इज इक्वल्स टू आई नॉट ओवर में ई, 1 ओवर में ई अगर आप देखें तो 1 ओवर ई किसके इक्वल होता है, 1 ओवर ई, दिस इज़ अप्रोक्सीमेटली 0.37। तो यहाँ से अगर इसे सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि इंटेंसिटी 0.37 आई नॉट के इक्वल हो। मीन्स जब भी यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट किस तरह से हम निकालेंगे, आप ग्राफ में देखिए कि अगर हमें ये थिकनेस मिल जाए टी कि इतनी थिकनेस ट्रैवर्स करने के बाद अगर इंटेंसिटी अपनी इनिशियल वैल्यू के 37% रह जाती है तो वहाँ उसके कोरस्पॉन्डिंगली अगर हम उस थिकनेस का रेसिप्रोकल लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट मिल जाएगा। आप फिर से देखिए
कि लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट हम किस तरह से निकाल सकते हैं कि अगर हम ये ग्राफ प्लॉट करें और इस ग्राफ में हम वो थिकनेस निकाल लें जिसके कोरस्पॉन्डिंगली इनिशियल इंटेंसिटी जो है जो पर्टिकुलर जो इंटेंसिटी है वो इनिशियल इंटेंसिटी के 37% रह जाए, तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली अब यहाँ से थिकनेस निकालें और अगर उस थिकनेस का रेसिप्रोकल लिया जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। कि सपोज करो ये क्या है, आई नोट इंटेंसिटी है और सपोज इतनी थिकनेस ट्रेवर्स होने के बाद सपोज दिस इज़ द 37% मीन्स 0.37, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, टी वैल्यू निकाल सकते हैं और इस टी का जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो हम उस मटेरियल के कोरस्पॉन्डिंगली लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट भी निकाल सकते हैं। क्लियर? सो इसी के साथ आप यहाँ से देखिए कि ये जो हमने ये इक्वेशन देखी दैट आई इज़ इक्वल्स टू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस म्यू टी। आप यहाँ देखिए जो म्यू है, म्यू इज़ लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है कि जो भी हमने मटेरियल चूज़ किया है यहाँ पर, बट ये मटेरियल की फिज़िकल स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंगली ये इक्वेशन इंडिपेंडेंट नहीं है। कि अगर सपोज अगर हम वाटर के बारे में बात करें कि वाटर के वेपर ले रहे हैं, वाटर आइस फॉर्म में है या मीन्स या लिक्विड फॉर्म में है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली सब केसेस के लिए डेंसिटी अलग है, तो हमें सेम रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अब अगर हम ये चाहें कि जो हमने ये इक्वेशन लिखी है दैट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द फिजिकल स्टेट, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ रो से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। और अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन में एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट में माइनस म्यू ओवर में रो इंटू में टी, तो यहाँ से जो ये टर्म है दिस इज म्यू ओवर में रो इज कॉल्ड द मास एटेन्यूएशन कोफिशिएंट विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ मटेरियल चूज्ड। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस म्यू एम रो इंटू में टी। नाउ this is independent of the density of material choosed। इसी के साथ आप ये देखिए कि अगर हम हाफ वैल्यू थिकनेस निकालें, हाफ वैल्यू थिकनेस का क्या मतलब है कि हम कितनी थिकनेस चूज़ करें कि जिसके कोरस्पॉन्डिंगली इंटेंसिटी अपनी इनिशियल इंटेंसिटी के 50% रह जाए। तो आप देखिए कि अगर हम हाफ थिकनेस निकालें तो इक्वेशन क्या है, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस म्यू टी। तो अगर इनिशियल आई नॉट है तो इसका हाफ रह जाए इंटेंसिटी, तो आप ये सब्स्टिट्यूट कीजिए, आई नॉट ओवर में 2 इज इक्वल्स टू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस म्यू टी। आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, आप इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो ये 2 ई रेज टू पावर पॉजिटिव म्यू टी हो जाएगा। तो अब दोनों तरफ लोग लें अगर, तो क्या होगा, म्यू टी इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ 2। नेचुरल लॉग 2 निकालने के लिए आप इसे नेचुरल लॉग 2 को पहले लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर लीजिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2.306 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लॉग 10 2 में आ जाएंगे। तो इसकी वैल्यू आप इवेल्युएट करें, दिस विल बी इक्वल टू 0.693 के इक्वल होती है। तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अब यहाँ टी की वैल्यू क्या आएगी, हाफ, मींस वो थिकनेस कि जिससे पास करने के बाद जो इनिशियल इंटेंसिटी है वो उसके हाफ रह जाए। तो ये क्या हो जाएगी, दिस विल बी द हाफ वैल्यू थिकनेस इज इक्वल टू 0.693। सो यहाँ से टी हाफ किसके इक्वल आ जाएगा, 0.693 ओवर में म्यू के इक्वल आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ म्यू को हम इस टर्म्स में भी लिख सकते हैं कि वो डेंसिटी के इंडिपेंडेंट हो, मींस मास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, टी हाफ को 0.693 ओवर में म्यू इंटू रो एंड इंटू रो, तो ये जो टर्म है ये क्या बन जाएगी, मास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। सो टी हाफ 0.693 ओवर में म्यू एम इंटू में रो। तो हम इस के थ्रू भी लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट या मास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट इवेलुएट कर सकते हैं। किस तरह से कि इस ग्राफ में हम क्या कर सकते हैं कि पर्टिकुलर थिकनेस इवेलुएट करें कि जिसके कोरस्पॉन्डिंगली जो इनिशियल इंटेंसिटी है वो
क्या रह जाए, हाफ मीन्स हाफ रिड्यूस हो जाए, तो हम यहाँ से वो थिकनेस निकाल सकते हैं। और जब यहाँ थिकनेस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट भी निकाल सकते हैं। क्लियर? तो किस तरह से लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट चेंज होने से जो इंटेंसिटी है वो किस तरह रिड्यूस हो रही है, वो डिपेंड करता है कि हमने कौन सा मटेरियल चूज़ किया। जैसे कि अगर आप एक एग्जांपल देखें कि हम कोई सपोज 2 मटेरियल चूज़ कर लें, ये मटेरियल है और एक ये मटेरियल है, और दोनों पर सेम एनर्जी और सेम इंटेंसिटी की रेडिएशंस इंसिडेंट कराई जाएं, तो हो सकता है कि यहाँ 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने पर इंटेंसिटी इनिशियल के हाफ हो जाए, और मे बी यहाँ पर 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद जो इंटेंसिटी है वो इनिशियल के हाफ हो जाए। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, सपोज इसका लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट μ1 है और इसका लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट μ2 है। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वाली मटेरियल हमने चूज़ किया है दैट इज़ मोर एफिशिएंट, मोर बेटर इन एब्जॉर्बिंग गामा रेडिएशन देन द सेकेंड वन वी हैड चूज्ड। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम कौन सा मटेरियल चूज़ करें कि जिसके थ्रू गामा रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया जा सके, और उसके कोरस्पॉन्डिंगली हमें उस मटेरियल की कितनी थिकनेस चूज़ करनी होगी ताकि हम प्रॉपरली शील्ड कर सकें खुद को किससे, गामा रेडिएशन से। सो इसके कोरस्पॉन्डिंगली हमने जो मैकेनिज़्म 3 देखे थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, कॉम्पटन इफ़ेक्ट और कॉम्पटन स्कैटरिंग और पेयर प्रोडक्शन, तो किस तरह से ये अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं इन एब्जॉर्बिंग रेडिएशंस। तो आप अगर डिक्रीज इन इंटेंसिटी लिखें कि तीनों मोड के थ्रू जो गामा रेडिएशंस हैं वो मटेरियल में एब्जॉर्ब हो रही हैं, तो डिक्रीज इन इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू डिक्रीज इन इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्लस में डिक्रीज इन इंटेंसिटी ड्यू टू कॉम्पटन स्कैटरिंग प्लस डिक्रीज इन इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू पेयर प्रोडक्शन। तो कितना डिक्रीज होगा ये डिपेंड कर रहा है, इन तीनों का सम होगा कि कौन सा प्रोसेस डोमिनेट हो रहा है और कितनी एनर्जी है फोटोन की। तो यहाँ से अगर हम डिक्रीज इन इंटेंसिटी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए निकालेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगी टर्म, नेगेटिव। हमने देखा था दैट डिक्रीज इन इंटेंसिटी इज इक्वल टू माइनस म्यू इनटू में क्या होगी, इनिशियल जितनी भी इंटेंसिटी होगी और इनटू dx। आपने यहाँ ये जब हमने इवेलुएट किया तो ये देखा था ना, नेगेटिव ऑफ डी आई इज इक्वल्स टू म्यू आई डी एक्स के इक्वल है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि तीनों मोड की जिनके थ्रू रेडिएशंस क्या कर रही हैं, जो मटेरियल है वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कोरस्पॉन्डिंगली क्या आ जाएगा, दिस विल बी नेगेटिव म्यू आई इंटेंसिटी एंड डी एक्स इज थिकनेस। तो यहाँ म्यू क्या आएगा, म्यू कोरस्पॉन्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मीन्स कितनी एबिलिटी है कि मटेरियल जो चूज़ किया है वो थ्रू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटोन को एब्जॉर्ब करे। इसी तरह डी आई कॉम्पटन स्कैटरिंग इज इक्वल्स टू नेगेटिव म्यू कॉम्पटन स्कैटरिंग इनिशियल इंटेंसिटी एंड डी एक्स। नेक्स्ट डी आई इज पेयर प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू नेगेटिव म्यू पेयर प्रोडक्शन आई डी एक्स। तो ये 3 मैकेनिज़्म हैं जिनके थ्रू गामा रेडिएशंस मटेरियल में एब्जॉर्ब होती हैं। तो अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो यहाँ से डी आई टोटल मिल जाएगा पर्टिकुलर मटेरियल के कोरस्पॉन्डिंग। आप इन तीनों को ऐड कीजिए तो ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, probability of Compton scattering and probability of pair production into I dx के इक्वल आ जाएगा। क्लियर? सो म्यू हम मटेरियल के कोरस्पॉन्डिंगली क्या लिख सकते हैं, दैट इज सम ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन स्कैटरिंग एंड पेयर प्रोडक्शन। क्लियर? सो अगर हम इसी के कोरस्पॉन्डिंगली हम पहले भी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, फिर से देख लीजिए। यहाँ पर ये क्या है, मास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट था विच हैव यूनिट रेसिप्रोकल ऑफ लेंथ, आपने ये देखा था।
तो यहाँ पर क्या है, मास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट और यहाँ फोटोन एनर्जी है। इसके कोरस्पॉन्डिंगली कि हम ये देखें कि कितनी एनर्जी पर कौन सा इफ़ेक्ट डोमिनेट करेगा और जो नेट एब्जॉर्प्शन होगी मटेरियल में वो किससे शो किया जा रहा है, सॉलिड लाइन से। तो हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट है उनकी ये कॉम्पटन इफेक्ट की लाइन ये है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की लाइन ये है। तो आप देखिए जो स्लोप है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की ज़्यादा है क्या है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो अगर एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है तो कोरस्पॉन्डिंगली फास्टली रिड्यूस हो रहा है उसके होने की प्रोबेबिलिटी। लेकिन अगर हम कॉम्पटन इफेक्ट को देखें इन कंपैरिजन विद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है फोटोन की, कॉम्पटन स्कैटरिंग होने की प्रोबेबिलिटी स्लोली रिड्यूस हो रही है। बट अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का केस देखें तो ये क्या कर रही है, बहुत फास्टली रिड्यूस हो रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी फास्टली रिड्यूस हो रही है। और जब 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्रॉस कर जाती है फोटोन की एनर्जी, तो यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है। कॉम्पटन इफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी भी है इस किससे, पेयर प्रोडक्शन से ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे इसको भी क्रॉस करती जा रही है एनर्जी, लाइक आप देखिए कि अगर 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एनर्जी क्रॉस कर रही है तो अब यहाँ पेयर प्रोडक्शन के थ्रू एब्जॉर्ब होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। तो इस तरह से हम तीनों प्रोसेसेस के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन सा मटेरियल चूज़ करें कि जो रेडिएशंस हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएं मटेरियल में। तो जब हमने ये स्टडी किया तो ये देखा कि जो लेड है दैट हैव गुड एफिशिएंसी टू एब्जॉर्ब गामा रेडिएशंस कम्प्लीटली। तो इसीलिए हमने ये आर्टिकल भी स्टडी किया है कि हम क्या देख रहे थे कि किस तरह से इंसिडेंट रेडिएशंस जो गामा रेडिएशंस हैं, तो इन हाई एनर्जी रेडिएशंस की इंटेंसिटी मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करने के बाद किस तरह से चेंज होती है। नेक्स्ट आप इसी के साथ अगर हम देखें एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन की, एक्सपेरिमेंटली हम एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट किस तरह इवेलुएट करेंगे। तो फर्स्ट इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लेते हैं। फर्स्ट ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या है, यहाँ एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया गया है विच इज़ जिंक 65 जो क्या कर रहा है, गामा रेडिएशंस को एमिट कर रहा है। और इस पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप को इस तरह सेट किया गया है कि ये जो रेज एमिट हो रही हैं ये क्या वो कोलिमेटेड बीम प्रोड्यूस कर पाएँ। तो इसके लिए हम फर्स्ट यहाँ पर भी इसे लेड कैविटी में रखते हैं और इसके बाद जो ये फर्दर लेड शीट्स लगाई गई हैं ये क्या कर रही हैं, एमिटेड गामा रेडिएशंस को कोलिमेट कर रही हैं। यहाँ पर देखिए हमने एक मटेरियल रखा है कि ये मटेरियल क्या कर रहा है, इन गामा रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अगर हम इन एब्जॉर्बिंग मटेरियल की थिकनेस को चेंज करते जाएं तो जब ये इंसिडेंट रेडिएशंस इंटरेक्ट करेंगी मैटर के साथ तो इंटरेक्शन होने के बाद इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो ये किस पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पर इसकी थिकनेस कितनी है इस एब्जॉर्बिंग मटेरियल की। तो जब यहाँ पर इंटरेक्ट होने के बाद मटेरियल से गामा रेडिएशंस फर्दर कहाँ पास की किस पे पोल हो रही हैं, एक डिटेक्टर पे कि जो डिटेक्ट करेगा कि अब इंटेंसिटी कितनी है, मींस मटेरियल के साथ इंटरेक्ट होने के बाद गामा रेडिएशंस की इंटेंसिटी कितनी होगी। तो इससे हम किस तरह से निकाल सकते हैं मास लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, जो एटीन्यूएशन कोफिशिएंट है वो हम किस तरह से निकाल सकते हैं कि जैसे जैसे मटेरियल की थिकनेस इंक्रीज़ होगी जो रेडिएशन इसको क्रॉस करके आ रही है, ये क्या है, इंसिडेंट रेडिएशंस हैं और ये क्या है, ट्रांसमिटेड रेडिएशंस हैं जो इस मटेरियल को क्रॉस करके ट्रांसमिट हो रही हैं। तो अगर हम मटेरियल की थिकनेस और ट्रांसमिटेड रेडिएशन की इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो ये ग्राफ किस तरह से आता है, देखिए आप, ये अगर हम किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करें, देयर इज़ अ प्लॉट बिटवीन थिकनेस ऑफ मटेरियल एंड ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी के बीच में। तो जैसे जैसे थिकनेस इंक्रीज़ होगी
इसको ट्रांसमिट होने वाली जो रेडिएशंस, ट्रांसमिट करके जो रेडिएशंस आ रही हैं जो डिटेक्टर तक जाएंगी, ये इंटेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है। तो जब ये ग्राफ लोड करें तो ये ग्राफ किस तरह से आता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। मींस जैसे जैसे थिकनेस इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड रेडिएशंस की डिक्रीज़ होती है। अगर हम इनके बीच में ग्राफ लोड करें तो ये क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है। और ये इक्वेशन लिखी जाए इसके लिए तो ये इक्वेशन क्या होगी, दैट विल बी नेचुरल लॉग ऑफ आई ओवर में आई नॉट इज इक्वल्स टू माइनस म्यू टी। ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो स्ट्रेट लाइन मीन्स y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लेते हैं। तो यहाँ m मीन्स स्लोप क्या होगी, स्लोप विल बी एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। तो एक्सपेरिमेंटली हम इन दो टर्म्स के बीच में ग्राफ लोड करके और इस ग्राफ के कोरस्पॉन्डिंग अगर हम इस लाइन की स्लोप निकालें तो ये स्लोप क्या बताएगी, ये दिस विल बी इक्वल टू एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ दिस मटेरियल, कि हमने जो भी यहाँ पे एब्जॉर्बिंग मटेरियल कंसीडर किया है उसका हम एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। तो जब लेड के केस के लिए ये कैलकुलेशंस की गई, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट इवेलुएट किया गया, तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.7068 प्लस माइनस 0.0051 सेंटीमीटर इनवर्स की इक्वल आई थी, विच शोज़ कि जो लेड है इसकी एबिलिटी है कि ये गामा रेडिएशंस को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर, या हम यहाँ भी देख सकते हैं इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में भी हमने लेड को चूज़ किया है, क्योंकि ये क्या करता है, गामा रेडिएशंस को एफिशिएंटली एब्जॉर्ब कर सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि गामा रेडिएशंस क्या हैं, किस तरह से वो एक्सपोनेंशियली रिड्यूस होती हैं जब वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं, और कौन कौन से मैकेनिज़्म हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देन कॉम्पटन स्कैटरिंग एंड पेयर प्रोडक्शन। और कौन सा इफेक्ट डोमिनेटिंग होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा कि हमने कौन सा मटेरियल चूज़ किया है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, और इंसिडेंट जो फोटोन है उसकी एनर्जी कितनी है। मीन्स अगर एनर्जी हाई एनर्जी फोटोन्स हैं कि वो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्रॉस कर रहे हैं, तो वहाँ पेयर प्रोडक्शन होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे वो इंटरेक्ट करते जाते हैं फर्दर, अगर लो एनर्जी रीजन में अगर आप फोटोन्स की बात करेंगे इससे लेस में, तो वहाँ क्या होने की प्रोबेबिलिटी होगी, कॉम्पटन स्कैटरिंग। और उससे भी लेस में अगर आप देखेंगे तो वहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या करता है, डोमिनेट करता है। और अप्रोक्सीमेटली एट 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कॉम्पटन स्कैटरिंग और पेयर प्रोडक्शन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इक्वल होती है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।